हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी। तो बच्चों, हमारी ये जो वैल्यू सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम पीजीटी के जो बायोलॉजी के मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसका आज फोर्थ मॉक टेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आपने पहले वाले मॉक टेस्ट की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जरूर देखना, ठीक है। बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मेहनत से ये सीरीज आप लोगों के लिए जो है हम बना रहे हैं, है ना। और इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम से लिए गए हैं, तो सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम वैल्यू सीरीज रखा ही इसी वजह से गया है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा एक छोटा सा जो मेरी आप लोगों से शिकायत है वो यही है कि आप जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो आप उनका आंसर नहीं करते हो। हाँ, वैसे आंसर करते हो अपने मन में, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके आंसर बताया करो, है ना। उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ती है हम लोगों की आपस में। चलिए, तो आप हमारी ऐप जो है बंसल एकेडमी की टेक ऐप के नाम से प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे, कुछ क्लासेस मिल सकती हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे नोट्स मिलेंगे आपको, है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलता है फ्लाइट रिस्पॉन्स इज डिवेल्प्ड बाय हॉर्मोन्स। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्लाइट रिस्पॉन्स। देखो, मैं फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब बताता हूं क्या होता है। अच्छा, ये जो अभी वाली वीडियोस है ना, इनकी अब खासियत क्या रहा करेगी। आपको ना हर वीडियो के क्वेश्चन के अंदर आपको नीचे रेफरेंस मिलेगा, आप बुक उठाइए, पेज नंबर खोलिए, आपको सारी चीजें एज इट इज में देखने को मिलेंगी, है ना। अच्छा, फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब जब आप हवा में होते हो, जब आप फ्लाइट में बैठे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी घबराहट सी होती है, सांस तेज होती है, हल्का हल्का सा डर लगता है ना। तो एक्चुअली में इस सीन में क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन यही पूछना चाहता है, क्वेश्चन यही बोलता है कि भाई ये जो हॉर्मोन्स है ये कहाँ से निकलते हैं। पहले तो आपको मैं हॉर्मोन्स बताता हूँ कौन से होते हैं। हॉर्मोन्स होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इसी के अलग अलग नाम है, कभी कभी इसको एड्रिनलिन बोल देते हैं, इसको नोर एड्रिनलिन बोल देते हैं। और इन दोनों हॉर्मोन्स को बच्चे हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इमरजेंसी हॉर्मोन्स बोलते हैं इनको। और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इमरजेंसी हॉर्मोन्स के ऊपर कि किसको हम इमरजेंसी हार्मोन जो है वो बोलते हैं। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हुआ ना। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बनते कहां से, डेवलप कहां से होते हैं। और जब भी फ्लाइट की सिचुएशन होती है, हम फ्लाइट में बैठे हैं, या फियर की सिचुएशन होती है, डर की सिचुएशन होती है, और फाइट की सिचुएशन होती है, लड़ाई की सिचुएशन होती है, इन तीनों केसेस में ये जो इमरजेंसी हार्मोन्स है ये रिलीज होते हैं। और बनते कहां से बचे? ये बनते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किडनी से रिलीज होते हैं। कहां से रिलीज होते हैं? किडनी के ऊपर एक हार्मोन होता है, किडनी से नहीं बोलूंगा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड होता है। जैसे मान के चलो ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे ये ग्लैंड पड़ा होता है। और जब हम इस ग्लैंड को डाइसेक्ट करते हैं तो हमें इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो हिस्से देखने को मिलते हैं। आउटर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं। जो इनर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। और ये वो रीजन होता है, चलो मैं अपने आप को गायब कर लूं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा गायब करता हूं अपने आप को। तो एड्रिनल मेडुला, अब जो एड्रिनल मेडुला होता है ये वो रीजन होता है जहां से हमारे इमरजेंसी हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। कौन से वाले? एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का सीन अलग है, इसके अंदर तीन जोन होते हैं। एक मिनरलोकोर्टिकोइड को रिलीज करता है, एक ग्लूकोकोर्टिकोइड को रिलीज करता है ना, एक एड्रेनोकोर्टिकोइड को रिलीज करता है। तो जब कभी इसका भी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो बोलता था फ्लाइट रिस्पॉन्स में जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये कहां से डेवलप होते हैं बच्चे। ये रहा आंसर आपके सामने। तो ये क्या एड्रिनल कोर्टेक्स से होंगे? नहीं होंगे। क्या हाइपोथैलेमस से होते हैं?
नहीं होते हैं। क्या एड्रिनल पैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स से होता है? अरे भाई कोई लिंक ही नहीं है, तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल ही सही करेक्ट आंसर है। आप रेफरेंस जो है, रेफरेंस के लिए आप हमारी जो गाइटन की बुक होती है, बहुत ही अच्छी सी बुक है एनिमल फिजियोलॉजी की, इस बुक को उठा के आप देख सकते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 16 है ना? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय। देखो पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। रेफरेंस आपके सामने दिया हुआ है, आप ये पेज नंबर, इस गाइटन की बुक का पेज नंबर 19 निकालना। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बहुत सिंपल सा रीजन क्या है मास्टर ग्लैंड होने के पीछे, क्योंकि ये जो ग्लैंड होता है ये पूरी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सबको रेगुलेट करता है। लेकिन इस मास्टर ग्लैंड की जो चाबी होती है, इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए एक प्रिंसिपल और बैठा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं, है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला होता है जो, वो होता है हाइपोथैलेमस होता है ना? तो क्वेश्चन में भी कुछ, अब पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी है चाहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पूरे के पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम जो है, रेगुलेट करने का काम जो है, वो इसके भी गुरु जी के पास है, इसके भी मास्टर के पास है। और इस मास्टर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये खुद भी तो मास्टर ग्लैंड है, इस मास्टर के भी मास्टर को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ये रहा हमारा आंसर रहा, है ना? तो याद रखना, पिट्यूटरी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो एंटीरियर पोर्शन हो चाहे वो पोस्टीरियर पोर्शन हो, दोनों को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। क्या टेस्टिस रेगुलेट करेगा? नहीं। क्या कोर्टेक्स रेगुलेट करेगा? नहीं। क्या मेडुला रेगुलेट करेगा? नहीं करेगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन मैमल्स, बात किसकी कर रहा है? मैमल्स की। टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड इन दी। अब टेस्टिसाइड, जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है ये होता है हमारा मेल हार्मोन। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है मेल हार्मोन के ऊपर, तो ये क्या है? हमारा मेल हार्मोन है ना? अब ये बोलता है कि ये जो मेल हार्मोन होता है इसकी सिंथेसिस कहां पे होती है? तो थोड़ा सा देखो, इसकी सिंथेसिस होती है बच्चे कहां पे? टेस्टिस के अंदर होती है। अब टेस्टिस के ये वासा, देखो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये भी टेस्टिस का पार्ट है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी टेस्टिस का पार्ट है। तो एक बात तो क्लियर होती है कि वासा डिफरेंशिया आंसर नहीं आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी टेस्टिस से बाहर होते हैं, ये भी आंसर नहीं आएगा। अब ढूंढते हैं। देखो जब हम टेस्टिस के टीएस को कट करते हैं ना, बड़े ध्यान से देखना, जब हम टेस्टिस के टीएस को कट करते हैं तो हमें इसके अंदर ये रही एक मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये रही दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये रही तीसरी सेमनीफेरस। हमें इनके अंदर क्या देखने को मिलती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलती है। और हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ लंबे लंबे मस्त बड़ी सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, है ना? और ये सर्टोली सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई स्पर्म्स के न्यूट्रिशन देने का काम यही होता है। तो ये क्या है? देखो ये क्या है? ये है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। इसके अंदर ये जो सेल्स होते हैं ये कौन से सेल्स है? ये हैं सर्टोली सेल। इनका काम होता है, सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स पड़े होते हैं, गुच्छे से पड़े होते हैं सेल्स के, इनको बोलते हैं लीडिक सेल। इनको क्या बोलते हैं? लीडिक सेल बोलते हैं। इन इन गुच्छों को क्या बोलते हैं? लीडिक सेल। मैं यहां लिखूंगा लीडिक सेल। और ये जो लीडिक सेल होते हैं बच्चे, ये रिलीज करते हैं किसको? टेस्टोस्टेरोन को। अब आप बोलोगे सर टेस्टोस्टेरोन को तो जो लीडिक सेल है ये जो है ये बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, ऑप्शन में तो कोई नहीं है। ऑप्शन में बच्चे लीडिक सेल लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि लीडिक सेल को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। देखो
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाए जाते हैं। तो इंटर मतलब बीच में, स्टीशियल सेल्स है ना, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाए जाते हैं। जो हमारे इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल बोलते हैं, है ना। समझ आ गई बात, है ना। तो आंसर बच्चे हमारा सीधा सीधा क्या रहेगा, ये। अगर ये है तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं स्पर्म, इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो इसका क्या फंक्शन होता है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। अच्छा लगा सर, बड़ा ही प्यारा सा हमारा सब्जेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जब लाइव क्लास चलती है ना, तो लाइव क्लास में मैं बहुत बार बोलता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है। इन मेमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी, देखो यार मेमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती कहां पे, देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रहा अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरी आ गई। अब देखो यहां से निकला, ओवरी से निकला क्या, एग निकला, और एग यहां पे क्या करेगा, वेट, इधर से, इधर से क्या होता है, यहां से क्या जाएगा, यहां से जो मतलब वेजाइना के थ्रू क्या करेगा, स्पर्म एंटर करेगा, और इधर अंदर की तरफ क्या जा रहा है, स्पर्म अंदर जा रहा है। तो दोनों यहां पे कहीं पे मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन को क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। और ये हो कहां पर रही है, ये हो रही है फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रही है, तो देखो ध्यान से, क्या फर्टिलाइजेशन फॉलिकल्स में हो रही है, नहीं हो रही है। क्या वेजाइना में हो रही है, नहीं हो रही है। क्या यूट्रस में हो रही है, नहीं हो रही है। जब तीनों में नहीं हो रही तो किस में हो रही है, ओविडक्ट में हो रही है। तो यही आंसर आएगा। अब आपके मन में फिर सवाल आ गया कि सर अभी अभी आपने बोला कि फेलोपियन ट्यूब में होती है, आंसर आप ओविडक्ट कर रहे हो। तो बच्चे दोनों की एक ही बात है, ओविडक्ट जो होती है इसी का ही दूसरा नाम जो नाम होता है वो फेलोपियन ट्यूब होता है। अब इसको और समझो, देखो ये ओविडक्ट है हमारी, ये फेलोपियन ट्यूब है, बड़े ध्यान से समझना, ये फेलोपियन ट्यूब है। इसके तीन हिस्से होते हैं, एक, दो और तीन। ये है ए वाला पार्ट, ये है बी वाला पार्ट, ये है सी वाला। जो बी वाला पार्ट है बच्चे, इसको एम्पुला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। जो सी वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। और ए वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो जो एम्पुला वाला रीजन होता है ना, ये वो रीजन होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो मैंने थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया। जो एम्पुला वाला, अच्छा यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ओवरी होती है, इसको हाथ मत समझ लेना। तो एम्पुला जो होता है रीजन, ये वो रीजन होता है जहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, और स्पेसिफाई कर दिया चीज को, है ना, हल्का सा इसको मैंने क्या कर दिया, और स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, डन है, ओके। तो सुनना है इसको ध्यान से, एम्पुला वो रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का जहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ओके, थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया। तो ओविडक्ट में भी कहां पे होती है ये, एम्पुला के अंदर होती है। ओविडक्ट में भी कहां पे होती है ये, एम्पुला के अंदर होती है। रेफरेंस आपके सामने है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। तो देखो ये बोलता है मेंस्ट्रुएशन इज ट्रिगर्ड बाय एन अब्रप्ट डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखो क्या होता है, एक फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवरी होती है और एक यूट्रस होता है, बहुत दोनों में बड़ी प्यारी सी चीज चल रही होती है। ओवरी से क्या बनता है, एग बनता है। और ये एग इस चीज का इंतजार करता है कि मुझे मुझे कभी ना कभी जो है वो स्पर्म आके क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइज कहां पे करेगा, ये आपने कमेंट में बताना है, अभी अभी बताया जस्ट मैंने, है ना। अब जैसे ही मान लो फर्टिलाइजेशन, मान के चलो, सपोज करो, मानते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म आया और इससे क्या बन गया, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट कहां पे जाएगा, ये जाइगोट यूट्रस के अंदर जाके इंप्लांट होता है। तो अगर यूट्रस के अंदर जाके इस जाइगोट को इंप्लांट होना है, तो यूट्रस को क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी स्वागत के लिए, जाइगोट के, है ना, इंप्लांटेशन के लिए। तो यूट्रस बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो बनती है, मतलब एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन होती है। जब जाइगोट बनेगा तो ये यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जाके क्या हो जाएगा, इंप्लांट कर जाएगा। ये तो एक सिचुएशन थी। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी, मान लो एग बना,
जो स्पर्म था वो आया ही नहीं। जब स्पर्म ही नहीं आया तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी थी, इसको क्या करना पड़ेगा? शेड करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जब बहुत सारी ब्लड वेसल्स टूटती हैं यूट्रस के अंदर, तो वहां मतलब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब शेड होती है, तो उस केस में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, और उसी ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अब एक बड़ी प्यारी सी बात जो है मैं आपको बताता हूं। देखो, जब कभी क्या होता है, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, तो एक स्ट्रक्चर होती है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये हिमाचल वालों का ना फेवरेट, मतलब हिमाचल, अगर आप हिमाचल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो हिमाचल वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है ये? एक्चुअली में ग्राफियन फॉलिकल होता है। जब हम oogenesis को पढ़ते हैं, तो एक मैच्योर वाला ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, वो अपने में से क्या करता है? ओवम को बाहर निकालता है, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल देता है। तो जो पीछे स्ट्रक्चर बचती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या करता है? रिलीज करता है। और यही प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बना के रखने के लिए। जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि एंडो जो प्रोजेस्ट जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये डीजनरेट कर जाता है। और जब ये डीजनरेट कर जाएगा, तो उस केस में प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल में एकदम से क्या आ जाएगा? डिक्लाइन आ जाएगा। और जब डिक्लाइन आ जाएगा, तो एंड्रोमेट्रियम को कोई बताने वाला नहीं है कि भाई बनना है कि नहीं बनना है। बताने वाला कौन था? प्रोजेस्टेरोन था। अगर वही नहीं रहेगा, तो बात खत्म। तो उस केस में फिर मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन था नहीं। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये बात समझ ही नहीं आएगी कि भाई मुझे बनना है कि नहीं बनना है। तो वो डिस्टर्ब कर जाएगी, वो टूट जाएगी, डीजनरेट करनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ये है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे बोथ होता, बोथ ए एंड बी, तो मैं उसके लिए हाँ बोलता। याद रखना, मेंस्ट्रुएशन के लिए एस्ट्रोजन भी जरूरी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी जरूरी होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, जो मेन रोल होता है, वो जो कहानी का जो मेन हीरो है, वो ये होता है, प्रोजेस्टेरोन। इसलिए जब दोनों में चॉइस आएगी, तो हम प्रोजेस्टेरोन की तरफ ही चलेंगे। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज टर्म्ड एज। देखो, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब है फैटी एसिड को तोड़ना, फैटी एसिड को मेटाबोलाइज, उनके मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है, उसको तोड़ना। और ऑक्सीडेशन के लिए एक प्रोसेस होता है, बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें तो ये कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा। ये है एम्डन मेयरहॉफ पाथवे, ये नहीं होता है। क्रैब साइकिल हेंसलेट नहीं होता, क्रैब साइकिल नहीं होता। अब देखो ध्यान से, ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना बच्चे, एक साइंटिस्ट था, एफ नूब, है ना? तो इस साइंटिस्ट ने इस पाथवे के बारे में हमें बताया था। तो इसको ना, बीटा ऑक्सीडेशन को हम प्यार से एफ, मतलब नूब बीटा ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में और पूछते हैं कि ये बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है, ये होती कहाँ पे है? तो बच्चे, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये एक एडिशनल में इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है? ये नीचे एक रिसर्च पेपर जो है वो, उसका रेफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बात है जी? क्वेश्चन आया है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, मतलब माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आपको मैच करना है। एक तरफ आपको मतलब नाम दिए गए हैं, एक तरफ आपको बताएगा उसकी टाइप। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडी की। जो ब्रांडी होती है ना, मतलब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको मैं पूछूंगा तो नहीं, आपको बताऊंगा, थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा करूंगा। हाँ, आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है? फर्मेंटेड एप्पल जूस, आ रहा है कुछ याद? मैं समझ गया आपको क्या याद आ रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे ना ये गलत करते हैं, मैं बताता हूँ। अगर आपके मन में ये आ रहा है ना कि भाई जो साइडर होता है वो ये होता है, तो आप यही गलत हो जाते हो। ये पेपर जानबूझ के क्वेश्चन तभी मैंने दिया है। याद रखना, जो साइडर होता है ना, इसमें जनरली क्या यूज करते हैं? फ्रूट जूस यूज करते हैं, जैसे ग्रेप्स वगैरह को यूज करते हैं, है ना? वो तो स्पेशल होता है ना, एप्पल विनेगर, वो तो अलग से केस है। तो सी का यहाँ पे 3 आएगा। देखो है कहीं पे, सी का 3 यहां नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, डी का यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी सी का नहीं।
डी का 3 आएगा यहाँ पे, डी का 3 देखो ये रहा। तो बाकी ऑप्शंस मैच कर, देखो मैंने तो अपना आंसर निकाल दिया, अब बाकी ऑप्शंस मैच करते हैं। अगर रम की बात करें तो जो रम होती है वो एप्पल जूस से बनती है, तो देखो है, हाँ बी का 2 ही है। रम, हाँ रम जो होती है वो एप्पल जूस से बनती है, फर्मेंटेड एप्पल जूस होता है जो रम होती है। जो विस्की होती है ना बच्चे, जो विस्की होती है बेसिकली ये मतलब ये इसको मतलब मोलासिस बोल देते हैं, विस्की मोलासिस से बनती है। और अगर हम ब्रांडी की बात करते हैं तो ये सीरियल्स होते हैं, जो बार्ले होता है ना, बार्ले वगैरह उससे बनती है, माल्टेड सीरियल इंक्लूडिंग बार्ले, रे भी होता है, कोर्न होता है, ये इन किसी से भी बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा जानबूझ के ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा, क्योंकि अगर कई बच्चे ना एप्पल साइडर के नाम से ना साइडर को फर्मेंटेड एप्पल जूस लिख देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज मेड नोन टू द वर्ल्ड थ्रू हिज बुक टाइटल। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डार्विन की बुक का टाइटल पूछ रहा है, क्या होता है? देखते हैं। द जेनेटिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। डार्विन की जो थ्योरी थी ना नेचुरल सिलेक्शन की, वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर बेस्ड थी। दूसरा बोलता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, हाँ सही है। बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एकदम सही है। और द प्रिजर्वेशन ऑफ द फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, देखो ये दोनों नाम सही हैं, अलग अलग लैंग्वेज में दो नाम थे लेकिन एकदम सही नाम है दोनों। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सिस्टेमैटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, देखो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अकेला तो नहीं आएगा, नीचे है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की बात उसने नहीं करी थी बेचारे ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और डार्विन की ये जो बुक थी, इसने अपनी बुक को वेलास के साथ लिखा था। वेलास एक वो साइंटिस्ट है जो सेम वही काम कर रहे थे जो डार्विन कर रहे थे। जब वेलास ने अपना जो काम था वो जब सबमिट करवाया, तो पता चला कि ये काम जो था वो पहले डार्विन कर चुके हैं। तो फिर वेलास और डार्विन दोनों को बुलाया गया, दोनों मतलब ऐसा दोनों के काम को देखा गया। तो वेलास जो थे वो इस बुक के को राइटर थे, ये ध्यान रखना, पेपर का क्वेश्चन है ये इस बुक के को राइटर थे। तो ऐसा पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्विन की जो थ्योरी थी वो उसमें बुक वगैरह की जिनकी क्या थी इन्वॉल्वमेंट थी, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एक क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से यहां पे रखा है। एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन, ऑप्शन बी ये रहा सामने। ओके, अब इसमें ना ये आपको ध्यान में रखना है एसएससी के बारे में, जो फूड वगैरह की, जब हम फूड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना, तो जो सिंगल सेल्स होते हैं, कुछ एलगीज वगैरह होती हैं, तो जिनके अंदर प्रोटीन की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है ना। तो फिर उनको एज ए फूड जो है हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, ये थोड़ा सा मैंने बायो केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया है। मतलब ये खतरनाक टॉपिक नहीं होता जो वहां से उठाया, अगले वाले मॉक टेस्ट में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और उठाएंगे, धीरे धीरे केमिस्ट्री को भी कर लेंगे, है ना। द ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे एम ब्रोंस्टेड एंड टी एम लोरी इज वाइडली यूज्ड फॉर। देखो अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्रोंस्टेड जो लोरी की जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर थी। देखो वो होती है एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को बताती है, जैसे लुइस जो थे उन्होंने एसिड बेस के बारे में बताया था। ऐसे ही जो ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रोंस्टेड एंड लोरी दो साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने भी एसिड एंड बेस के बारे में बताया था। तो क्या देखते हैं, ढूंढते, क्या एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताया? बिल्कुल नहीं बताया। क्या न्यूरोनल एक्टिविटीज के बारे में बता रहा है? भाई क्या ही बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आएगा ये आंसर। इन्होंने बताया था एसिड बेस रिएक्शन इन अ dilute aqueous system, इन्होंने एसिड बेस के बारे में हमें बताया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे और प्यारे से बच्चे थे जिन्होंने बंसल एकेडमी के साथ चल के अपनी मेहनत के साथ, बंसल एकेडमी के गाइडेंस के साथ जो थे, अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया। एंड आप भी हमारे जो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नीचे स्क्रीन पे आप नंबर चल रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल रही है, कौन कौन से कोर्सेज सब चल रहा है। तो आप कभी भी हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके किसी भी कोर्स के बारे में, टीचिंग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही अतरंगी क्वेश्चन बोलता हूँ इसको मैं, अतरंगी मतलब समझते हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन आ जाता है पेपर में। क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। अगर अभी आपसे मैं पूछूं ना कि बताओ भाई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो किसने दी थी, तो झट से बोल पड़ोगे सर डार्विन ने दी थी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। बिल्कुल सही बोला, लेकिन अब बताओ जो थ्योरी ऑफ
हमारी सेक्सुअल सिलेक्शन थी, ये किसने दी थी, है ना, ये भी डार्विन ने दी थी। याद रखना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो था, इसके अलावा थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन है, ये भी किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। बहुत ही प्यारी सी बुक है डॉक्टर वीर बाला रस्तोगी की, वहां पे आप जाके इसको पढ़ना, बहुत अच्छा सा ये कॉन्सेप्ट है डार्विन का, सेक्सुअल सिलेक्शन का। थोड़ा सा फंडा क्लियर करता हूँ। सेक्सुअल सिलेक्शन में वो बोलता है कि वो कुछ सिस्टम्स के बारे में बताता है, जैसे पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, पॉलीगाइनी कंडीशन होती है, मतलब एक मेल जो है वो बहुत सारी फीमेल के साथ मेटिंग करता है, पॉलीगाइनी कंडीशन होगी। एक फीमेल है बहुत सारे मेल के साथ मेटिंग करती है, पॉलीएंड्री कंडीशन होगी, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे वाले वीडियोस के अंदर जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब 12th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु वर्कड simultaneously but independently with Charles Darwin on the theory of natural selection। देखो अभी अभी आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मतलब वो कौन सा इंसान है जिसने डार्विन के साथ साथ काम किया लेकिन इंडिपेंडेंट किया, दोनों ने एक साथ एक जैसा ही काम किया था, तो उनका नाम था वल्लास। तो ये रहा बंदा हमारा ए आर वल्लास। बहुत ही अगेन अच्छी अच्छा इसकी भी थ्योरी है, और ये को राइटर रहा है डार्विन की जो बुक आई थी ना ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें ये को गाइड रहा है। इसके अलावा आपको बताता हूँ, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि डार्विन किस पर्सन की बात से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। टी एच मॉर्गन की बातों के ऊपर इनके जो पेपर जो थे वो डार्विन पढ़ के गए थे जब वो यात्रा पे निकले थे, तो इनकी बातों से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस थे। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि डार्विन के गुरु जो थे वो कौन थे जिन्होंने डार्विन को लगाया था, वो स्पेंसर थे, है ना, वो डार्विन के टीचर थे। इसके अलावा पूछा जाता है म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, तो हुगो डिवरिस वो साइंटिस्ट है जिन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी कि म्यूटेशन नाम की भी कोई चीज होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस टॉपिक को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर हमारी एक सीरीज चली है, जेनेटिक्स के नाम से सीरीज चल रही है, आप उस सीरीज को ज्वाइन करना, आपको उसके अंदर ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको सुनने को देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम बहुत जल्दी बाकी भी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो फंडा था, जो कॉन्सेप्ट था, वो किसने दिया था, वो बच्चे ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये सीवल राइट ने दिया था। देखो कहाँ है कहीं पे, ये पहला ही ऑप्शन पड़ा, सीवल राइट। सीवल राइट ये, हाँ सिविल राइट ये वही है जिन्होंने मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया था कि भाई इस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम की कोई चीज होती है। अब क्या होती है, कैसे होती है, इस सीरीज के साथ जुड़े रहो, आपको आगे चल के ये भी पता चल जाएगी, है ना। आपने पढ़ा ना बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, वो सब इसी में आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बायोजेनेटिक लॉ एक्सप्लेन ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स को रिपीट करता है। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो टेल होती है, एडल्ट जब बर्थ हो जाता है नहीं होती, है ना। तो ये बताना चाहता है, ये अर्नस्ट हैक्कल जो थे, इन्होंने ये भी एक अगेन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अर्नस्ट हैक्कल जो थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी, कहा ने, ये रहा ऑप्शन डी। अच्छा वीजमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत फेमस थ्योरी है लेमार्क की, बड़ी ही फेमस थ्योरी है, तो ये आपने बताना है, इसमें कोई छूट नहीं किसी को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ। जो हमारी ओजोन की लेयर है ये डिप्लीट हो रही है, किसके कारण हो रही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन और जो ओजोन लेयर को कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती ना, ये इफेक्ट पता किसको डालती है, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैस है ये, है ना। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं है, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इनको बोलते हैं CFC फैमिली। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह, जो फ्रिज होते हैं ना, जो भी एसी है, जो भी ठंडी चीज होती है उनके अंदर यूज किया जाता है, वहां से ये निकल के फिर क्या करते हैं, हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ओके चलिए, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद न्यूट्रिशन इन अमीबा। इनमें से वो कौन सी टर्म है जो अमीबा के न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। पहली बात तो अमीबा की बात करते हैं, अमीबा फूड खाता कैसे, देखो ध्यान से, ये रहा फूड पार्टिकल,
ये बैठा, ये घूम रहा है, अमीबा घूम रहा है, तो ये फूड के पास आएगा, इस तरीके से एक इसके आसपास सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करेगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, फूड को अंदर ले जाएगा, फूड को क्या करेगा, अंदर ले जाएगा, फिर फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, फिर फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अब देखो ध्यान से, ये बाहर क्या पड़ा था, फूड पार्टिकल है ये। अब ये फूड पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई एल्गी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चाहे बैक्टीरिया है, चाहे एल्गी है, चाहे हो सकता है किसी दूसरे एनिमल को खा रहा हो, तो वेज भी खा रहा है, नॉन वेज भी खा रहा है, तो ओमनीवेरस हो गया, बिल्कुल हो गया, ओमनीवेरस हो गया। फूड को अंदर लेके जा रहा है, बिल्कुल लेके जा रहा है, इन्वेजिनेशन कर रहा है, पूरे के पूरे डाइजेस्ट इसको कहां पे कर रहा है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है, तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। लेकिन क्या ये अपना फूड खुद बना रहा है? गड़बड़ होगी, ये अपना फूड तो खुद बना ही नहीं रहा, ये तो बाहर से ही अपना फूड ले रहा है। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो भाई हमें अमीबा के अंदर देखने को नहीं मिलता, है ना, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। समझे बात को? तो इन्होंने भी यही बोला था कि नॉट रिलेटेड टू, तो ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ये बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या फिर यूं कहो जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली उनके लिए होता है, या कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है 70th नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। देखो ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को स्पेशल आपके लिए मैंने रखा है उठा के, यहां पे क्या बोला इसने, प्राइमरी फंक्शन। मैं समझाता हूं प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्या मतलब है प्राइमरी फंक्शन का। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास लंग्स हैं, तो लंग्स का काम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ब्रीथिंग करना, एयर को अंदर लेके जाना, एयर को बाहर निकालना। लेकिन अगर आपसे मैं ये बोलूं कि जो लंग्स होते हैं हमारे, वो एक्सक्रीशन भी करते हैं, अब भी बोलोगे सर कैसे करते हैं? अरे भाई, एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ना, इसका मतलब वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हम किडनी को बोलते हैं। एक्चुअली में जो लंग्स होते हैं इनका जो प्राइमरी जो मेन फंक्शन होता है ना, प्राइमरी फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन में होता है। तो ऐसे ही ये बोला कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है इसका प्राइमरी फंक्शन पूछा है, ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, ये एक्सक्रीशन भी करता है, इससे इजेशन भी होता है, परसेप्शन भी इससे कहीं ना कहीं रोल इनडायरेक्टली ये करता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन पूछा है। तो प्राइमरी फंक्शन बच्चे इसका ऑस्मो रेगुलेशन होता है, मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर मेंटेन करना ऑस्मोलैरिटी को, वाटर लेवल को, सॉल्ट को, सारी चीजों को क्या करना, मेंटेन करना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आता है हमारे सामने, दिस सेल दैट बियर्स फ्लैजिला एज वेल एज सूडोपोडिया, सूडोपोडिया इन हाइड्रा। देखो हाइड्रा की बात कर रहा है, हाइड्रा होता है सिलेंट्रेट के अंदर आता है। तो हाइड्रा के अंदर एक ऐसा सेल जो होता है जिसके पास सूडोपोडिया भी होता है और इसके पास फ्लैजिला भी होती है, इसका नाम पूछा है। देखो इस सेल का नाम आपको मैं बताता हूं, आप फिर ढूंढना कमेंट में, कमेंट बोलना सॉरी, आप इन चार ऑप्शन में ढूंढना। इसका, इस सेल का नाम होता है मस्क्यूलो सेल होता है। इसका जो होता है वो मस्कुलर सेल होता है। अब ढूंढ के दिखाओ क्या यहां पे कुछ दिख रहा है, देखो ये है मायो एपिथेलियल सेल, नहीं आएगा। ये है इंटरस्टिशियल सेल, नहीं आएगा। ये है सेंसरी सेल, नहीं आएगा। देखो मायो का, मस्कुलो का, मायो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मसल्स। और ये जो सेल होते हैं ना बच्चे, जो जिनके पास फ्लैजिला भी होती है और सूडोपोडिया भी होते हैं, देखो सूडोपोडिया अमीबा के जैसे, तो ये फूड को ना खाते हैं जैसे अमीबा खाता है ना, वैसे ही। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना। है ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक एग्जाम में मैंने देखा था तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, है ना। चलिए 19th क्वेश्चन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लियो, या ल्यूको है, यह है ल्यूको, इन ल्यूकोसोलेनिया अक्कर्स इन। अब ये तो बड़ी कमाल की बात है, ल्यूकोसोलेनिया के, देखो ल्यूकोसोलेनिया जो होता है एक तरह से ये पोरीफेरा के अंदर आता है, और इसके अंदर पूछा गया इन्होंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो कंफर्म कर दिया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कौन सी होती है बच्चे। देखो इसके अंदर ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर ना हमें बडिंग देखने को मिलती है, वो भी एक्सटर्नल बडिंग, इसके ना बाहर क्या बड बनते हैं, तो इसका जो आंसर है वो बडिंग आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बडिंग। अगर आपसे बात की जाए अमीबा के ऊपर, बात की जाए बाइंडिफिजन, बैक्टीरिया के ऊपर बात की जाए बाइंडिफिजन, स्पॉन्ज की बात की जाए जेम्यूल फॉर्मेशन,
स्पोरुलेशन बहुत फंगस वगैरह बहुत सारी चीजों में होता है। एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में होती है, ल्यूकोसोलेनिया में भी होती है ये बडिंग, है ना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे एडवांस मेथड कौन सा होता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इन चारों में से वो मेथड आपके सामने लिखा हुआ है। इन चारों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स है, इनमें एक ऐसा मेथड है जो एडवांस मेथड माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपने वो बताना है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ओनली 33 सेगमेंट। क्लास के अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो हमारे यूट्यूब की जो फैमिली है उसको भी मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फेरिटीमा की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसके अंदर 100 से लेके 120 सेगमेंट होता है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। पेलियमोन, पेलियमोन पहली बात तो पेलियमोन रही अलग गया, है ना, ये तो अलग ही रहेगा, इसको छोड़ दो। नीरिस के अंदर भी काफी सेगमेंट्स होते हैं, ये भी नहीं आएगा। देखो हीरोडिनी मतलब जो हीरोडिनेरिया होता है, हीरोडीनिया होता है जो, इसको क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं। और इसके अंदर होते हैं 33 सेगमेंट्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना बच्चे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। आता है पेपर में क्वेश्चन, इसलिए उठाया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पेयर सेगमेंटल अपेंडेजेस इन प्रोन। प्रोन की बात करें, प्रोन कहां देखने को मिलते हैं बच्चे, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर होते हैं, है ना, क्रस्टेशियंस वगैरह सारे बैठे होते हैं। तो ये पूछा गया कि इनके अंदर कितने अपेंडेजेस होते हैं बच्चे, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 19 अपेंडेजेस देखने को मिलती है हमें इनके अंदर। कितनी, वो भी कौन सी वाली, पेयर्ड अपेंडेजेस। इनके अंदर जो पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं वो 19 होती हैं। ये भी हाथ भी पेयर में है, दांत भी पेयर में है, तो टोटल 19 ऐसी अपेंडेजेस होती हैं जो पेयर्ड में होती हैं। ओके, चलो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। टीनिया सेजिनेटा एंड टीनिया सोलियम, इनके अंदर डिफरेंस बताना है। देखो, प्रोग्लोटिस की बात करेंगे तो दोनों में सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं है। ओवरिस की बात कर लो तो वो भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। देखो इनकी जो हुक्स होती ना, टीनिया सोलियम की जो हुक्स होती है ना, क्योंकि टीनिया सोलियम में आपने देखा होगा कि हुक्स प्रेजेंट होती हैं, तो हुक्स के अंदर डिफरेंस होता है। जो टीनिया सेजिनेट होता है इसके अंदर रोस्टल जो हुक है वो नहीं होती है, टीनिया सोलियम के अंदर तो होती है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। बाकी रेफरेंस के लिए आप हमारा रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, एक पेपर है पूरा जिसके ऊपर दोनों के बारे में अच्छी खासी बात की गई है। टीनिया सोलियम की मतलब टीनिया जो जीनस है इसके अंदर और भी स्पीशीज हैं, उनकी भी बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी प्राइमरी, अब देखो फिर से क्या गया, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल। प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्या बोला इन्होंने, फ्लेम सेल। अब फ्लेम सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्या एक्सक्रीशन करना है, बिल्कुल है। फ्लेम सेल पाए कहां पे जाते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाएंगे, प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर पाए जाते हैं। और प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर जब ये पाए जाते हैं तो ये एक्सक्रीशन तो करेंगे, लेकिन एक्सक्रीशन के साथ साथ, एक्सक्रीशन के साथ साथ ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर चीजों को बैलेंस करते हैं। तो हम पढ़ते तो यही है कि फ्लेम सेल जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन पूछा तो ओस्मो रेगुलेशन ज्यादा बेटर होता है। ओस्मो रेगुलेशन में क्या आ जाता है, वाटर वोटर सारी चीजों को क्या करना, एक तरीके से क्या करना, एक तरीके से बैलेंस करना बॉडी के अंदर बना के, है ना। तो याद रखना फ्लेम सेल जो है ये कहां पाए जाते हैं, ये प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर पाए जाते हैं, ओस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। जर्नली हम बोल देते हैं कि ये जनरली हम बोल देते हैं कि ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन जो बेटर आंसर है वो क्या आएगा, ओस्मो रेगुलेशन ही आता है। गॉट इट, पॉइंट क्लियर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अगेन फैक्ट बेस्ड है। नीरिस डिफर बोथ फ्रॉम फेरेंटीना एंड हीरोडिनिया। देखो जो फेरेटीमा एंड हीरोडिनिया होता है, इन दोनों से जो नीरिस है वो डिफरेंट होता है ना। अच्छा, फेरेटीमा किसको बोलते हैं बच्चे, अर्थवर्म को बोलते हैं, अर्थवर्म को बोलेंगे। और बात की जाए हीरोडिनिया की तो ये किसको बोलते हैं, लीच को बोलेंगे। ये सारे के सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये सभी मेंबर जो है वो एनेलिडा फाइलम के हैं। लेकिन हमें बताना है कि नीरिस डिफर बोथ फ्रॉम फेरेटिमा हीरोडिनिया एज इट डज नॉट हैव। देखो जो नीरिस होता है ना, नीरिस के पास हमें क्या नहीं देखने को मिलता बच्चे, नीरिस के पास हमें क्लाइटेलम नहीं देखने को मिलता, ध्यान रखना, नीरिस के पास क्लाइटेलम नहीं होता। क्लाइटेलम जो है वो लीच के पास भी होता है, क्लाइटेलम जो है वो अर्थवर्म के पास भी होता है, लेकिन नीरिस के पास क्लाइटेलम नहीं होता, ठीक है। और कमेंट में आपने मुझे यह भी बताना है कि अर्थवर्म के अंदर जो क्लाइटेलम होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी
लोकेशन क्या होती है ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है बताना है। चलिए नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। व्हेन इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज अकर इन मोर देन वन मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट फॉर्म, किसी एक स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? देखो एक से मोर देन वन मतलब पॉली फॉर्म, मोर्फोलॉजिकल फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म। देखो भाई ये रहा पॉलीमॉर्फिज्म, अरे भाई साहब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ था, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक से ज्यादा तरह के फिनोटाइप होना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होना किसी भी एक स्पीशीज के अंदर, है ना। तो हमारा आज का टास्क कंप्लीट होता है। आप हमारी टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको यहाँ से बहुत सारे जो नोट्स हैं वो मिलेंगे। आपको जो ये हम पीडीएफ जो पीपीटी अभी हमने किया इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा चैनल मत भूलना, बंसल अकेडमी का बड़ा ही प्यारा सा चैनल है, बड़ी ही जल्दी आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस भी मिला करेंगे सॉल्व करने के लिए। चलिए तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ। ऑल दी बेस्ट।